गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन केमिस्ट्री का चैप्टर सेकंड चालू करते हैं। सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मालूम है आपको? सॉल्यूशन काफ़ी तरह के देखे होंगे आप। नमक को पानी में घोलते हो, शक्कर को पानी में घोलते हो, तो वो सॉल्यूशन कहलाता है। सॉल्यूशन जो है दो चीज़ों से मिलके बना होता है। एक होता है आपका सॉल्यूट और दूसरा होता है आपका सॉल्वेंट। अब ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होता है वो उसको अपन समझे। सॉल्यूट क्या होता है? अपन ने नमक को पानी में घोला तो नमक हो जाएगा आपका सॉल्यूट और पानी क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट। तो सॉल्यूशन में जो है सॉल्वेंट ज़्यादा क्वांटिटी में होता है और सॉल्यूट क्या है? कम क्वांटिटी में होता है। तो ये आपका केमिस्ट्री का चैप्टर सेकंड है और इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं कि इसमें से आपका एमपी बोर्ड में 2 नंबर का एक आना है और 3 नंबर का एक आना है। अब सॉल्यूशन के अपन दो पार्ट्स पढ़ रहे हैं। पहला पार्ट है इसका वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस थोड़ा प्रैक्टिकल पार्ट भी है। उसमें आपको प्रैक्टिकल में टाइट्रेशन वगैरह कराए जाते हैं, तो उसमें इसका काफ़ी इम्पोर्टेंस है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में। तो चलो अपन आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन जो है आपको बता दिया दो चीज़ों से मिलके बना है, एक सॉल्यूट से और दूसरा किससे मिलके बना है? सॉल्वेंट से। सॉल्यूट को और सॉल्वेंट ये मिक्सअप ना हो जाए इसलिए अपन पूरे चैप्टर में सॉल्यूट को बी से लिखेंगे और सॉल्वेंट को अपन काय से लिखेंगे? ए से लिखेंगे। अब इसमें अपना चालू करते हैं। अपना जैसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन द टर्म सॉल्यूशन। ये एनसीईआरटी में दिया है आपका, ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है क्वेश्चन। जब आपका चैप्टर एंड हो जाएगा तो उसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट लगवा दूंगा और फिर वही आपको करने और वही आपके आएंगे। तो सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन जो है इसमें मैंने आपको पहले ही बता दिया, सॉल्यूशन एक होमोजीनस मिक्सचर होता है। होमोजीनस मिक्सचर मतलब जिसको आप अलग नहीं कर सकते। आपने नमक को पानी में घोल दिया तो नमक को आप पानी के साथ अलग नहीं कर सकते। और होमोजीनस मिक्सचर होता है जिसमें सॉल्यूट क्या होता है? कम मात्रा में होता है और सॉल्वेंट क्या होता है? ज़्यादा मात्रा में होता है। काफ़ी तरह के सॉल्यूशन है, इसमें टाइप्स भी पूछे हैं। गैसीय सॉल्यूशन बनते हैं, जैसे हवा हवा अपन हवा ले रहे हैं, इसमें बहुत सारी गैसें मिली हुई हैं। फिर लिक्विड सॉल्यूशन बनते हैं। लिक्विड सॉल्यूशन जैसे आपने अल्कोहल को पानी में घोल दिया, लिक्विड सॉल्यूशन भी बन जाएगा। सॉलिड सॉल्यूशन भी बनते हैं, जैसे आपकी एलॉय बनाते हैं, एक मेटल को मिक्स करके दूसरी मेटल में मिला देते हैं, जैसे आपका पीतल हुआ। पीतल को कॉपर और जिंक को साथ मिला देते हैं तो आपका पीतल बन जाता है। तो यही पूरा क्वेश्चन है कि सॉल्यूशन क्या होता है। इसको अपन थोड़ा सा देखें एक बार। इसमें अपन ने लिखा है सॉल्यूशन होमोजीनस मिक्सचर है जिसमें दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट है, जिसमें सॉल्वेंट काय में एक्सेस में और सॉल्यूशन की पावर। हाँ, ये चीज़ नहीं बताई मैंने, सॉल्यूशन की पावर कैसे निकालेंगे। आपने जैसे नमक और पानी का घोल बनाया तो नमक अगर आप ज़्यादा मिला दोगे तो पानी कैसा हो जाएगा? आपका खारा हो जाएगा। नमक कम मिलाया तो आप उसको आराम से पी सकते हो। तो सॉल्यूशन की अगर पावर जो निकाली जाती है वो कैसे निकाली जाती है? आपकी सॉल्यूट से। फिर सॉल्यूशन किससे मिलके बना है? आपका सॉल्यूट से। और दूसरा किससे मिलके बना है? आपका सॉल्वेंट से। फिर ये सॉल्यूशन के काफ़ी सारे टाइप्स दिए हैं। गैसीय सॉल्यूशन, ये एक बार आप रीड कर लेना। गैस गैस को मिला दो एयर। लिक्विड गैस का सॉल्यूशन दिया है, सॉलिड गैस का दिया है। लिक्विड सॉल्यूशन, गैस इन लिक्विड, ऑक्सीजन पानी में घुली हुई हो। तो ये एक बार जनरल सी चीज़ है, आप एक बार आप रीड कर लेना। अब अपन सॉल्यूशन को अपन को इसके मेथड्स पढ़ने हैं कि आप सॉल्यूशन को एक्सप्रेस कैसे करोगे। एक्सप्रेस मतलब कि सॉल्यूशन गाढ़ा है, पतला है, या आपकी पूरी बहुत सारी दवाइयाँ हैं उसमें सॉल्यूशन आपने दवाइयों में देखा होगा कि परसेंटेज में लिखा होता है कि इतना परसेंट इतने में मिला हुआ है। तो सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करने के लिए कुछ टर्म्स हैं, वो अपन को पढ़ना है। टर्म्स पढ़ना जरूरी है और बोर्ड में भी आती हैं वो टर्म्स। तो चलो अब अपन पढ़ते हैं मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन। आपको कंसंट्रेशन निकालना है। सॉल्यूशन का गाढ़ा है, पतला है, तो उसके कुछ तरीके हैं। तो कंसंट्रेशन निकालने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका है स्ट्रेंथ परसेंट। स्ट्रेंथ परसेंट क्या होता है? वेट अपॉन वॉल्यूम, ये स्ट्रेंथ परसेंट है। दूसरा होता है वेट परसेंट। वेट परसेंट में आप वेट अपॉन वेट परसेंट। तीसरा क्या है आपका? वॉल्यूम परसेंट। वॉल्यूम परसेंट में आ जाएगा आपका वी अपॉन वी। अब ये स्ट्रेंथ परसेंट क्या होता है? स्ट्रेंथ परसेंट आपका सिंपल, आप अभी वैसे ही घर पे हैं तो सिंपल कोई भी सिरप की बोतल उठा के देखना, उसमें लिखा रहता है क्लियर कि भैया इतना इतना स्ट्रेंथ परसेंट है और डब्ल्यू अपॉन वी भी लिखा रहेगा उसमें। तो स्ट्रेंथ परसेंट मतलब इसको एग्जाम्पल से अपन समझेंगे। जैसे आपका कहीं पे लिखा है 2% वेट वॉल्यूम, ऐसा कहीं पे लिखा है।
अब इस चीज का मतलब क्या होता है उसको अपन देखें। 2% वेट का मतलब है ये जो डब्लू है, छोटा डब्लू, ये है आपका सॉल्यूट का वेट, ठीक है। और ये जनरली ग्राम में होता है। ग्राम में क्यों होता है? केमिस्ट्री में, फिजिक्स आप पढ़ते हो तो वहाँ जनरली चीज़ें आप बड़ी बड़ी चीज़ों को पढ़ते हो, किलोग्राम वगैरह में बड़ी बड़ी चीज़ों का स्टडी किया जाता है। लेकिन केमिस्ट्री में जो है जनरली एटम्स और मॉलिक्यूल्स का पार्ट रहता है, तो जनरली यहाँ वेट आपको ग्राम में ही लेना है, किलोग्राम में नहीं लेना है। इस 2% वेट वॉल्यूम का अपन मतलब समझ रहे हैं। अगर किसी दवाई की बॉटल में लिखा है 2% वेट वॉल्यूम, तो उसका मतलब ये डब्लू का मतलब होता है सॉल्यूट का वेट, और वी का मतलब होता है सॉल्यूशन का वॉल्यूम, सॉल्यूशन का वॉल्यूम। तो चलो इसको अपन देखते हैं। अपन मैंने हेडिंग डाल के रखी है मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। ये क्वेश्चन लिखा था अपन ने, डिफाइन द टर्म सॉल्यूशन, इसका आंसर यहीं तक है ना। फिर अब ये मैंने एंड भी कर देता हूँ कहाँ तक याद करना है, वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन। अब अपन आ रहे हैं मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इसमें मैंने लिखा है इट इज एक्सप्रेस्ड इन 3 वेज। पहला तरीका क्या लिखा है? स्ट्रेंथ परसेंट। इस डब्लू का मतलब बताया था आपको वेट ऑफ सॉल्यूट, और इस वी का मतलब क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मतलब इतने ग्राम सॉल्यूट इतने सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। इसका एग्जाम्पल भी लिखा है, जैसे 2% वेट वॉल्यूम, इसका मतलब क्या हुआ? 2 ग्राम नमक घुला हुआ है आपका कितने घोल में? 100 ml सॉल्यूशन में। मतलब घोल कितने का है? 100 मिलीलीटर का घोल है, और आपका नमक कितना है उसमें? आपका 2 ग्राम है। अब स्ट्रेंथ परसेंट को भी आगे क्लासीफाई किया गया है, ठीक है। क्या ये चीजें आपने 11 में ही पढ़ी है। स्ट्रेंथ परसेंट को आगे क्लासीफाई किया गया है 3 टर्म्स में। कौन कौन सी टर्म्स हैं? नॉर्मेलिटी, मोलरिटी, फॉर्मेलिटी। और इनकी 12 में डेफिनेशन भी आती है और न्यूमेरिकल भी आते हैं। जो जो इंपॉर्टेंट रहेंगे वो मैं आपको जब चैप्टर एंड होता है एक साइड लिखवाता हूँ, उसके अकॉर्डिंग वही आपको आंसर याद करने रहते हैं। तो परसेंटेज स्ट्रेंथ की भी 3 टर्म्स है, नॉर्मेलिटी, मोलरिटी और क्या हो गया आपका? फॉर्मेलिटी। ये तीनों कंसंट्रेशन टर्म्स टेम्परेचर पे डिपेंड करती हैं। कैसे टेम्परेचर पे डिपेंड करती है? आपने 11 में इक्वेशन पढ़ी होगी, पीवी इक्वल टू एनआरटी। पीवी इक्वल टू एनआरटी में अगर आप देखो वी आ रहा है और टी आ रहा है, मतलब वॉल्यूम डायरेक्टली डिपेंड करता है किस पर? टेम्परेचर पर। इसका मतलब ये है अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। मतलब कुल मिला के बात ये है, अगर आप किसी चीज़ को गर्म करोगे तो है ना, उसका वॉल्यूम जो है इंक्रीज होता है, क्योंकि गैसें फैलती जाएंगी। तो ये तीनों टर्म्स जो है टेम्परेचर पे डिपेंड कर दिए। क्यों टेम्परेचर पे डिपेंड कर दिए? क्योंकि अपन पढ़ क्या रहे हैं? स्ट्रेंथ परसेंट, और स्ट्रेंथ परसेंट में आता क्या है? डब्ल्यू अपॉन वी। इसमें वॉल्यूम आ रहा है, इसका मतलब ये तीनों टर्म्स किस पे डिपेंड करती हैं? टेम्परेचर पे आपकी डिपेंड करती है। अब अपन अगला पार्ट देखें। अगला पार्ट है आपका मास परसेंट। मास परसेंट मतलब है वेट बाय वेट। इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे कहीं पे लिखा हुआ है 2% वेट बाय वेट, आपके प्रोटीन पाउडर वगैरह होते हैं उसमें आपको ऐसा लिखा हुआ मिल जाएगा। 2% वेट बाय वेट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आपका 2 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट कितने में? 100 ग्राम सॉल्यूशन में। पीछे अपन ने क्या पढ़ा था? डब्ल्यू अपॉन वी। वहां क्या था? 2 ग्राम सॉल्यूट था कितने? 100 ml, क्योंकि वहां क्या था? वॉल्यूम। और वॉल्यूम को यहाँ मेजर काय में कर रहे हैं अपन? मिलीलीटर में। लेकिन यहाँ अपन क्या पढ़ रहे हैं? वेट बाय वेट। तो इसका मतलब ये है 2 ग्राम सॉल्यूट कितने में घुला हुआ है? 100 ग्राम सॉल्यूशन में। अब टोटल सॉल्यूशन आपका कितना है? 100 ग्राम। सॉल्यूट कितना है? 2 ग्राम। तो सॉल्वेंट कितना होगा? 98 ग्राम, है ना। सिम, क्योंकि सॉल्यूशन किससे मिलके बना होता है? सॉल्यूट से, और दूसरा काय से? सॉल्वेंट से। तो अगर कहीं लिखा है प्रोटीन पाउडर वगैरह में 2% वेट वॉल्यूम, तो उसका मतलब होता है 2 ग्राम सॉल्यूट है और सॉल्यूशन कितने का है आपका? 100 ग्राम। अब इसको भी वेट परसेंट या मास परसेंट को भी आगे क्लासीफाई किया गया है आपका 2 टर्म्स में। कौन कौन सी टर्म्स हैं आपकी? एक हो गया आपका मोलैलिटी, और दूसरा क्या हो गया आपका? मोल फ्रैक्शन। पीछे जो अपन ने पढ़ा था वो मोलैरिटी पढ़ा था, RITY, लेकिन ये कौन सी टर्म्स है आपकी? मोलैलिटी। इसमें LITY। और मोलैलिटी को अपन डिनोट करते हैं स्मॉल m से, और पीछे जो मोलैरिटी देखा था अपन ने उसको अपन किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल M से। तो पहली टर्म्स इसमें हो गई आपकी मोलैलिटी, और दूसरी टर्म्स हो गई आपकी मोल फ्रैक्शन। इसको अभी डिटेल में आगे जाके लेंगे अपन। अभी सबकी डेफिनेशन भी लिखनी है अपन को, फॉर्मूले भी लिखनी है। अब तीसरा तरीका आ जाए। तीसरा तरीका क्या है आपका? परसेंटेज बाय वॉल्यूम, V बाय V। अब इसको भी ऐसे ही देखते हैं, जैसे कहीं पे लिखा है आपका 2% V बाय V, तो इसका मतलब क्या है? 2 ml सॉल्यूट है कितने में?
100 ml सॉल्यूशन में, और सॉल्वेंट कितना हो जाएगा आपका 98 ml। ये टर्म ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका थोड़ा सा पार्ट आपको 11th में मिलेगा। 11th में आपका चैप्टर है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के चैप्टर में हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, तो ये चीज़ आपको 11th में ही मिल जाएगी। बाकी 12th में इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। तो अगर कहीं 2% V/V लिखा है तो इसका मतलब है 2 ml सॉल्यूट है कितने ml में, 100 ml में। इस कंसंट्रेशन टर्म का जनरली यूज केवल और केवल H2O2 के कंसंट्रेशन को निकालने के लिए किया जाता है। H2O2 क्या होता है आपका, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ठीक है, ये वाली टर्म जनरली किसके लिए इस्तेमाल की जाती है, केवल H2O2 के लिए, इसलिए ये मेनली 11th में है और 12th में इसका थोड़ा सा पार्ट है। तो रीड तो करना है अपन, क्योंकि अपन सिलेबस पूरा कवर करते हैं, चाहे 12th का हो, बोर्ड का हो या कंपटीशन लेवल का हो। तो चलो आइए अब अपन डिटेल में लेते हैं। अब अपन एक एक करके जो अपन ने मैंने बताया था सॉल्यूशन के मेथड के एक्सप्रेस करने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका है स्टैंड परसेंट। स्टैंड परसेंट को भी अपन ने 3 में क्लासीफाई किया था, नॉर्मेलिटी, मोलरिटी, और तीसरा तरीका था आपका फॉर्मेलिटी। ठीक है, फिर आ गए थे अपन वेट परसेंट में। वेट परसेंट को अपन ने 2 में क्लासीफाई किया है, एक आपका मोलैलिटी में और दूसरा का किस में आपका मोल फ्रैक्शन में, और तीसरा तरीका है आपका वॉल्यूम परसेंट। अब अपन को इसको डिटेल में लेना है। तो पहला कंसंट्रेशन टर्म जो था स्ट्रेंथ परसेंट, उसको अपन पढ़ना है। तो इसमें पहली टर्म्स पढ़ना है अपन नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी क्या है, जनरली डेफिनेशन है, आपको ये याद करनी है एज इट इज। तो इसमें अपन ने क्या लिखा है, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब 1 लीटर घोल में कितने सॉल्यूट के ग्राम इक्विवेलेंट हैं। अब ये ग्राम इक्विवेलेंट टर्म आपने सुनी नहीं होगी, 11 में पढ़ाई है मैंने, 11 में पढ़ी है आपने, तो वहाँ भी इसका आपको डिटेल मिल जाएगा, या वहाँ 11 नहीं भी पढ़ी हो आपने तो आपको 12th में इसका पूरा डिटेल मिल जाएगा। तो पहली टर्म है आपकी नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी का मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन में कितने ग्राम इक्विवेलेंट हैं, तो उस हिसाब से इसका फॉर्मूला बन गया ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम का में लिया है यहाँ अपन ने लीटर में। अब ये आगे अपन बढ़े तो ग्राम इक्विवेलेंट को आगे मॉडिफाई किया गया है। जैसे आपने 11 में मोल पढ़ा था, मोल का फॉर्मूला 11 में आपको क्या पढ़ाया था मैंने, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट। ऐसे ही यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट का भी फॉर्मूला 11 में पढ़ाया है मैंने, यहाँ भी पढ़ रहे हैं अपन। ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो ग्राम इक्विवेलेंट किसके थे, सॉल्यूट के, सॉल्यूट के ग्राम इक्विवेलेंट है। तो यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट, ये जो वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट है ये भी किसका रहेगा, आपका सॉल्यूट का रहेगा। तो ये नॉर्मेलिटी का कुल मिला के मॉडिफाई करके फाइनली फॉर्मूला निकल गया वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब ये 1000 कहाँ से आ गया, पहले वॉल्यूम अपन ने किस में लिया था, लीटर में, अब वॉल्यूम काय में ले रहे हैं अपन, मिली लीटर में, है ना। तो इसलिए यहाँ पे 1000 टर्म और आ जाती है, और मिली लीटर लीटर वो कन्वर्जन आपको आता है, 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, तो उस हिसाब से उसका नया फॉर्मूला बन गया। इसको और आगे और मॉडिफिकेशन देते हैं अपन वर्डिंग्स में। मैंने आपको शुरू में बताया था सॉल्यूशन 2 चीज़ों से मिलके बना होता है, सॉल्यूट से और दूसरा कैसे, सॉल्वेंट से। सॉल्यूट को अपन किससे लिखेंगे, बी से, और सॉल्वेंट को किससे लिखेंगे अपन, ए से। तो यहाँ पे वेट किसका था, सॉल्यूट का, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, डब्ल्यू बी। इक्विवेलेंट वेट किसका था, सॉल्यूट का, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका ई बी इंटू 1000 अपॉन वी एम एल। ठीक है, अब यहाँ पे वॉल्यूम आ रहा है, मैंने आपको बताया था पी वी इक्वल टू एन आर टी होता है, वॉल्यूम आ रहा है तो टेम्परेचर का डिपेंडेंस रहेगा। ठीक है, तो ये टर्म नॉर्म और स्ट्रेंथ परसेंट जो अपन पढ़ रहे हैं वो तीनों टर्म्स टेम्परेचर पे डिपेंड करती हैं। तो यहाँ पे ये टर्म जो है, टेम्परेचर बढ़ाते हैं अगर अपन तो वॉल्यूम उससे क्या होता है, इंक्रीज होता है। अब वॉल्यूम इंक्रीज होगा, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, ठीक है, वॉल्यूम इंक्रीज होगा, इन दोनों में कैसा रिलेशन है, इनवर्स का। वॉल्यूम बढ़ेगा तो नॉर्मेलिटी क्या होगी, कम होगी। कुल मिला के टेम्परेचर बनाने पे फाइनली नॉर्मेलिटी क्या होती है आपकी, डिक्रीज होती है। 12th में आपको इतना ही याद करना है, लेकिन इसको अपन और डिटेल में लेंगे क्योंकि अपन को न्यूमेरिकल भी कवर करना है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे नॉर्मेलिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। और क्यों कम हो रही है, क्योंकि इसकी टर्म्स में क्या आ रहा है आपका, वॉल्यूम आ रहा है। ठीक है, अब अपन अगली टर्म, अगले उस पर आए। नॉर्मेलिटी अभी ख़त्म नहीं हुआ है, 12th में तो आपको इतने 2 ही पॉइंट याद करने, लेकिन इसको और अपन आगे डिटेल में लें। इसके नॉर्मेलिटी के फॉर्मूले हैं,
फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। जनरली नॉर्मलिटी बोर्ड में तो केवल एक सिंपल स्टार्टिंग वाले फॉर्मूले से काम हो जाता है, लेकिन इसके और भी फॉर्मूले मॉडिफाई करके बनाए गए हैं। मैंने आपको नॉर्मलिटी का फॉर्मूला क्या बताया, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन यहाँ किस में लिया था अपन ने, लीटर में। अब यहाँ एक फॉर्मूला है इक्विवेलेंट का, ये फॉर्मूला मोल कंसेप्ट में पढ़ाया जाता है 11 में। तो डायरेक्ट फॉर्मूले, इक्विवेलेंट अलग चीज होती है, ग्राम इक्विवेलेंट अलग चीज होती है। ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है, इसका होता है वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। जैसे मोल का फॉर्मूला होता है, मोल का फॉर्मूला क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट। ऐसी ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो यहाँ पे वही निकाला गया है, इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लिख रहे हैं अपन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, जो अपना मेन फॉर्मूला था नॉर्मलिटी का, नॉर्मलिटी इक्वल टू होता है वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। अगर 1000 नहीं आता है तो वॉल्यूम काय में देते हैं अपन, लीटर में। तो यहाँ कुल मिला के इक्विवेलेंट का फॉर्मूला बनाया गया है, तो एन का वी में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक नया फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा। या फॉर्मूला डायरेक्ट याद कर सकते हैं, और जब आप अपनी क्लासेज जब चालू होंगी तो इसको और मैं एक बार और सारा डिटेल में एक बार और समझाऊंगा। तो इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला है, इक्विवेलेंट का फॉर्मूला है वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, डायरेक्ट ये फॉर्मूला है। और फॉर्मूले हैं मिली इक्विवेलेंट, मिली इक्विवेलेंट की वजह से इस टर्म्स में क्या आ गया आपका, 1000 आ गया। ठीक है, यहाँ वॉल्यूम काय में, पहले काय में था, लीटर में। ठीक है, तो वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट हो गया था, यहाँ इसमें क्या आ गया आपका, 1000 आ गया है। तो ये फॉर्मूला काय का हो गया, मिली इक्विवेलेंट का। इन फॉर्मूलों का यूज होगा न्यूमेरिकल में, अभी अपन न्यूमेरिकल करेंगे काफी सारे, इन फॉर्मूलों का यूज होगा वहां पे। फिर ये अपन ने 11 में मोल कंसेप्ट पढ़ा था। मोल कंसेप्ट जो है उसके जब न्यूमेरिकल किए जाते हैं तो वहाँ क्या होता है, रिएक्शन को बैलेंस करने की ज़रूरत पड़ती है। बिना बैलेंसिंग के मोल कंसेप्ट के न्यूमेरिकल नहीं हो पाते, और अपन ने किए हैं 11 में। लेकिन इक्विवेलेंट कंसेप्ट जो है ये ज़्यादा अच्छा माना जाता है मोल कंसेप्ट से। क्यों अच्छा माना जाता है, क्योंकि यहाँ आपको रिएक्शन की ज़रूरत, बैलेंस करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप डायरेक्ट, आपको दिया गया है कि भैया NaOH एसिड को बेस के साथ मिला रहे हैं, तो इस फलाने की नॉर्मलिटी फाइंड करो, इसका वॉल्यूम फाइंड करो। तो रिएक्शन को आपको बैलेंस की करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप न्यूमेरिकल कर सकते हो। तो यही मैंने लिखा है, इक्विवेलेंट कंसेप्ट ज़्यादा अच्छा है किससे, आपका मोल कंसेप्ट से। 12th में केवल उतना ही याद करना था, ये एक्स्ट्रा पॉइंट याद नहीं करने हैं आपको, बस फॉर्मूले वगैरह याद होने चाहिए। फिर अपन ने अगला पॉइंट है आपका, कोई रिएक्शन है, जैसे एसिड को बेस के साथ मिला दिया अपन ने। ठीक है, एसिड को बेस के साथ, या इतना एसिड इतने एसिड के बराबर है, तो उसकी नॉर्मेलिटी। तो कोई रिएक्शन अगर हो रही है तो उसमें आप दो चीज़ों को बराबर रख सकते हो कुछ फॉर्मूले से। कैसे बराबर रख सकते हैं, ये फॉर्मूले हैं, जैसे N1V1 N2V2, ये फॉर्मूले हैं। तो इसमें क्या है, आप दो चीज़ों को बराबर रखने के लिए आप ये जनरली फार्मूले यूज़ करते हो। ये प्रैक्टिकल में यूज़ होते हैं ये फार्मूले। जब आप प्रैक्टिकल लैब में प्रैक्टिकल करोगे, टाइट्रेशन करोगे, तो वहाँ आपको मोर सॉल्ट वगैरह दिया जाता है, उसमें आपको KMnO4 कितना लेना है, उसका कंसनट्रेशन कितना लेना है, तो वहाँ ये फार्मूले यूज़ होंगे N1V1 N2V2 W। इनके जब न्यूमेरिकल करेंगे तो अब आपको और ये फार्मूले समझ में आएंगे। अभी अपन क्या कर रहे हैं, सीधे सीधे फार्मूले लिख रहे हैं। तो ये फार्मूले हैं N1V1 N2V2 W1Y1 W2Y2। ठीक है, फॉर्मूले। फिर एक फार्मूला और है नॉर्मलिटी का, डेंसिटी के टर्म्स में। अगर कोई ऐसा न्यूमेरिकल है कि भैया उसमें डेंसिटी दी हो सॉल्यूशन की, तो ये फार्मूला है 10 इंटू डेंसिटी ग्राम पर ml या वेट % अपॉन सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। ये आपका नॉर्मलिटी निकालने का फॉर्मूला है। अब इसमें क्या है, एक न्यूमेरिकल मैंने छोटा सा करवाया है अभी, लेकिन पीछे और ज़्यादा है। अभी तो बस स्टार्टिंग है, तो स्टार्टिंग में हल्का फुल्का न्यूमेरिकल लिया है अपन ने इसी फॉर्मूले का। क्वेश्चन को जरा अपन देखें। क्वेश्चन इसने क्या कहा है, फाइंड आउट नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी निकालनी है आपको। 10% वेट H2SO4 का सॉल्यूशन है, एसिड होता है, सल्फ्यूरिक एसिड है, इसकी डेंसिटी दी है। अब डेंसिटी के लिए अभी मैंने आपको फार्मूला बताया था, डेंसिटी का फार्मूला, अगर नॉर्मलिटी निकालना हो और किसी न्यूमेरिकल में डेंसिटी दी हो तो आप इस फार्मूले का यूज़ करेंगे। तो चलो अपन इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हालांकि आएगा नहीं है 12th में, पर सॉल्व करना आना चाहिए। इसमें क्या है, नॉर्मलिटी है। नॉर्मलिटी का फॉर्मूला होता है 10 इंटू डेंसिटी ग्राम पर ml इंटू वेट % ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, अपॉन क्या है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो इसमें डेंसिटी दी है आपकी, क्वेश्चन में कितनी दी है आपकी 0.98, वो आप रख दोगे। वेट % दिया है H2SO4 का, कितना दिया है 10%।
ये आप वैल्यू रख दोगे, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम आ गई। नीचे क्या रखेंगे? नीचे फॉर्मूले में क्या दिया है आपका? इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट निकालना नहीं आता होगा, 11th में सिखाया है मैंने, भूल गए होगे, काफ़ी टाइम हो गया। तो इक्विवेलेंट वेट निकालने के पहले अपन को मॉलिक्यूलर वेट निकालना आना चाहिए। काफ़ी स्टूडेंट ऐसे रहते हैं जो 11th नहीं पढ़ते हैं, डायरेक्ट थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, स्किप करके 12th में आ जाते हैं। तो उन स्टूडेंट को भी मैं सिखा देता हूँ कैसे इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं, कैसे मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं। तो पहले अपन मॉलिक्यूलर वेट निकालना सीखें। जैसे आपका H2O है, H2O हाइड्रोजन का अपन क्या निकाल रहे हैं? मॉलिक्यूलर वेट निकाल रहे हैं। तो इसमें मास की ज़रूरत पड़ेगी, एटॉमिक नंबर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, मास भी कितना होता है? 1 होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8 होता है। और एटॉमिक मास कितना होता है? 16 होता है। तो आप H2O का क्या निकाल रहे हो? मॉलिक्यूलर वेट। तो इसमें हाइड्रोजन का मास कितना है? 1। हाइड्रोजन है कितनी? 2। ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16। तो ये 16 कर दिया अपन ने, 2 और 16 कितने हो गए आपके? 18। तो ये आपका मॉलिक्यूलर वेट निकल गया। ठीक है। अब जैसे एक और एग्जांपल लें, जैसे CO2 का निकालना है। कार्बन का मास कितना होता है? 12। 12 एक ही कार्बन है तो इसलिए अपन ने 12 लिख दिया। ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16। 16 इंटू 2 करेंगे। क्यों 2 करेंगे? क्योंकि ऑक्सीजन कितने हैं आपके? 2 है। तो 2 16 दूनी कितने हो जाएंगे? 32। तो इसको टोटल करके कितना आ जाएगा? 44 आ जाएगा। तो ये इस तरीके से आपका मॉलिक्यूलर वेट निकाल दें। अब ऐसे ही अपन निकालते हैं H2SO4 का। H2SO4 का आप निकालिए, करके देखिए। सल्फर का मास ने बता दे रहा हूँ कितना होता है? 32। ठीक है। सॉल्व कीजिए कीजिए कीजिए, कितना आ रहा है? सबका मास बता दिया जैसे इनका सिखाया आपको। इसको सॉल्व करने पे आ रहा है 98। और मैं बता देता हूँ, ये हो गया 2। सल्फर 2 क्यों आया? हाइड्रोजन कितनी थी? 2 थी। सल्फर कितना हो गया? 32। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। 16 इंटू 4 64। 64 हो जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 98 आ जाएगा। तो मॉलिक्यूलर वेट आपको निकालना आना चाहिए। आप कोई भी फार्मूला लें, उनका मॉलिक्यूलर वेट प्रैक्टिस करके देखें। जैसे ग्लूकोज C6H12O6, ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6, इसका मॉलिक्यूलर मास आता है 180। आप घर पे प्रैक्टिस करके देखना, आ रहा है कि नहीं आ रहा वो आप कैलकुलेट करना। C12H22O11, सुक्रोज का फॉर्मूला आपके पास लिखा है, इसका मॉलिक्यूलर मास आएगा 342। आप प्रैक्टिस करके देखना आ रहा है कि नहीं आ रहा। और मैं बताऊं, यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2। फॉर्मूला ये होता है। नाइट्रोजन का मास 14 होता है, बता दूं 14 होता है। इसको सॉल्व कीजिए आप। सॉल्व करने पे इसका मॉलिक्यूलर मास कितना आना चाहिए? 60 आना चाहिए। अगर ये वैल्यू आपकी नहीं आ रही तो कहीं आप मिस्टेक कर रहे हो, और मिस्टेक आप पूछ सकते हो कहाँ हो रही है अलग से मुझसे। तो मॉलिक्यूलर मास निकालना आना चाहिए। खैर अपन आते हैं न्यूमेरिकल चल रहा था अपना। अपन को नॉर्मेलिटी निकालनी थी, इम्पोर्टेंट नहीं है ज़्यादा, लेकिन सॉल्व करना आना चाहिए क्योंकि आगे काम में आएगा। इक्विवेलेंट वेट निकालना और मॉलिक्यूलर वेट निकालना मैं आपको सिखा रहा था। इक्विवेलेंट वेट निकालना, तो इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए मॉलिक्यूलर वेट मालूम होना चाहिए, और इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। आपको मॉलिक्यूलर वेट मालूम रहेगा, वैलेंसी फैक्टर मालूम रहेगा, तो उससे